नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज से और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं उनमें पहला इशू तो रहेगा कि अभी यूएसए के कांग्रेस के लोअर हाउस, दैट मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, उनकी विजिट जो हुई है ताइवान में, उसके क्या क्या रेपरकशंस हैं वो जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि पल्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है, पर उसके बावजूद भी एक तो पॉलिसी में कुछ कमियां रह रही हैं, दूसरा फार्मर्स भी स्विच कर रहे हैं पल्सेस की बजाय दूसरी क्रॉप्स की तरफ। जानेंगे पूरे मुद्दे को। तीसरा हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, जो भी हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट को बनाया गया। तो उसके पीछे क्या डिबेट रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या आर्ग्यूमेंट्स है वो जानेंगे। और एक हम जानेंगे कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में, काबुल में अलकायदा के लीडर को मारा जाता है, ठीक है, तो क्या यूएसए री एंट्री कर रहा है अपनी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में, तो उस मुद्दे को भी हम जानेंगे। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, उनको देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार मैप को, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ताइवान ऊपर की तरफ, राइट। ये आपके सामने जो है साउथ चाइना सी है। इसमें ये जो रेड लाइंस शो की हुई है ना, ये चाइनीज़ क्लेम है। दैट मीन्स चाइना बोलता है कि ये हमारा एरिया है सारा का सारा। और इसमें ये जो आइलैंड्स हैं, जैसे एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पार्टले आइलैंड्स, इन पर भी क्लेम करता है। सीधी सी बात है कि इस रेड लाइन वाली पूरी जो एरिया है अंदर का, ये सारा का सारा एरिया क्लेम करता है चाइना। ये इधर देख सकते हो फिलीपींस क्लेम करता है, इधर वाला ये ब्लू वाला। थोड़ा सा ये ब्राउन वाला है वो ये वियतनाम क्लेम करता है। इधर नीचे आप देखोगे तो मलेशिया क्लेम करता है ग्रीन वाला, ब्रुनई क्लेम करता है ये वॉयलेट कलर वाला। ओवरऑल देखा जाए तो चाइना सबसे पंगे लेके बैठा है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर दो आइलैंड ग्रुप्स देख सकते हो, एक तो पार्सल आइलैंड्स और एक हो गए स्पार्टले आइलैंड्स। अब बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं छोटे मोटे जिनको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है और क्लेम भी कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो पॉइंट है, एक तो ये देखना कि साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूट चल रहा है। अब ऊपर हम ताइवान को देखें तो यहाँ पर ये है ताइवान, ठीक है। ताइवान की कैपिटल ताइपे, और यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को ज्वाइन करती है, और इस तरफ ये फिलीपींस वाला एरिया आ जाता है। अब देखो, बात क्या है कि ईस्ट चाइना सी हो चाहे साउथ चाइना सी हो, जो हमने प्रीवियस मैप में देखा, वहाँ पर चाइना लगातार अपनी क्लेम बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओकिनावा करके आइलैंड्स हैं। अब इन पे जापान है, पर चाइना भी क्लेम करता है कि ये हमारे हैं, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे तो ये येलो सी है। अब येलो सी में भी इधर वाला जो एरिया है उस पर क्लेम पूरी करता है, जबकि इधर देखो साउथ कोरिया आ गया और इधर जापान आ गया। कुल मिलाकर के चाइना का यहाँ पर ओशियनिक वाटर्स में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। ईस्ट चाइना सी को लेकर देख लो, जिसका एक्सटेंशन है येलो सी, जो कि ये दोनों एक्सटेंशन है किसका, पैसिफिक ओशन का, राइट। और दूसरी तरफ हम साउथ चाइना सी की बात करें, वहाँ पर भी इशू चला रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ प्रॉब्लम आती है। अब ये देखो, रुयुकू आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ये आइलैंड ईस्ट चाइना सी में है, और स्पार्टलैंड पार्सल आइलैंड्स हैं वो साउथ चाइना सी में। मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। येलो सी की बात करो, ईस्ट चाइना सी की बात करो, साउथ चाइना सी की बात करो, तो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस क्या है वो देख लो, ठीक है। ऐसे मैप्स को थोड़ा सा हॉलिस्टिक मैनर में देखा करो। ओवरऑल मैप इसलिए देखा क्योंकि अभी आपको पता है कि यूएसए की तरफ से विजिट हुई है, तो उसको लेकर के टेंशन्स क्रिएट हो रही है इस रीजन में। तो फर्स्ट आर्टिकल है पेलोसी क्वीट्स पिच। भाई सीधी सी बात है, विजिट तो हो गई। प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मना भी किया था नैन्सी पेलोसी को कि भाई मत जाओ वहाँ पर, कोई और जगह पे जाके आ जाओ, पर उन्होंने कहा भाई हम तो फ्री हैं, फ्रीडम है, तो जाके आ गए, ताइवान पहुँच गए। तो चाइना ने भी अपनी तरफ से मिलिट्री और कमर्शियल हीट दिखा दी। एक तो चारों तरफ से पूरे आइलैंड को घेर लिया, ठीक है, नेवी से, और फिर बाद में अपनी तरफ से सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा है ताइवान पे, ओके। तो ऐसे में अब देखो, वॉशिंगटन पे एक दबाव बनेगा। कैसे कि अभी तक तो केवल बातें हो गई कि भाई ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे, ताइवान की प्रोटेक्शन के लिए वॉशिंगटन हमेशा खड़ा है, पर आज अगर बीजिंग की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो अब वॉशिंगटन को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नैन्सी पेलोसी है ये यूएसए की तरफ से आई है ना वहाँ पे, और जो एक तरीके से हीट जो क्रिएट हो रही है
ताइवान के ऊपर चाइना की तरफ से, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई है कहाँ से, यूएसए से। तो ऐसे में एक तो ये चीज़ क्लियर है कि एशिया की जियोपॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री चेंज होगी, और दूसरा यूएस चाइना रिलेशंस में जो हीट है वो सीधी देखने को मिलेगी अब, और जिसका मेन सेंटर रहने वाला है ताइवान। ओके, तो ऐसे में हम इन चीज़ों को समझें तो देखो 1979 का वो टाइम था जब यूएस चाइना रिलेशंस थोड़े नॉर्मलाइज हुए थे। कल हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस किया है, आप एक्सप्लेन पेज शाम का भी डिस्कस देख लिया करो, या फिर आपके पास ऑलरेडी बैकअप में है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यूएस चाइना रिलेशन की अगर बात करें तो दोनों की नॉर्मलिसी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था 1979 में, और ताइवान से यूएसए ने अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा रिड्यूस भी किया था, क्योंकि जिस तरीके से जो मेन चाइना है जिसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उससे एंगेजमेंट शुरू की, तो उसके बाद में वन चाइना पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया या उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वन चाइना पॉलिसी क्या कहती है कि मेनलैंड चाइना जो है वो मेन चाइना है और ताइवान उसी का पार्ट है, बस फर्क इतना सा है कि वहां पर एक अलग से कोई गवर्नमेंट चल रही है। बाकी वन चाइना पॉलिसी में मेन जो चाइना है वो चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसकी कैपिटल बीजिंग है, राइट। तो इस तरीके की बातचीत हुई। अब देखो दोनों, एक कंट्री दो सिस्टम का वहां पर कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहा। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में आप देखो ट्रेड रिलेशनशिप हाई लेवल पर पहुंच गए। अमेरिकन बहुत सारी कंपनीज ने चाइना में आकर के इन्वेस्ट भी किया है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपने प्लेटफॉर्म लगा करके बैठी हुई है, पर वो अब क्या कर रही हैं, वहां से स्विच कर रही हैं। अब आप देखो कि पिछले कुछ सालों में चाइना लगातार ये बात कह रहा है कि यूएस जो है वो वन चाइना प्रिंसिपल को अंडरमाइन कर रहा है, ओके। और इस बात का नाम लेकर के चाइना भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है कि ताइवान को सप्रेस करे। जैसे कि यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया तो एक स्टेटमेंट निकल के आया था, या फिर एक माहौल ऐसा बन गया था कि ताइवान पर भी अटैक किया जा सकता है चाइना के द्वारा। वो बात अलग है कि अभी तक तो अटैक तो हुआ नहीं है, पर एक चीज़ क्लियर है कि ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा और इसमें यूएसए का भी अपना एक रोल रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी का अगर आर्ग्यूमेंट देखें तो उनका कहना है कि मैं तो डेमोक्रेटिक एथोस को प्रमोट करने वाली लेडी हूँ। जैसे ताइवान में डेमोक्रेसी, तिब्बत में भी जब से 1950 में चाइना ने एग्रेशन दिखा करके अपने एनेक्स कर लिया था, इन्होंने तिब्बत में भी विजिट की। शिनजियांग प्रोविंस में जो वीगर मुस्लिम्स के साथ में जो इशू आ रहे हैं उनको भी हाईलाइट करती रहती हैं। तो बोले डेमोक्रेसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ताइवान के लिए नहीं कर रहे हैं। और एक ये भी टाइम था जब नैन्सी पेलोसी चाइना की विजिट पे आई थी 1992 में। उस टाइम पर भी इन्होंने जब बीजिंग की विजिट की थी तो सीधा चाइना में रहते हुए डेमोक्रेसी के लिए जिन लोगों ने जान गंवाई थी, जो स्टूडेंट्स ने रिवोल्ट किया था कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम नहीं चाहिए है। तियानमेन स्क्वायर जो मैसेक्रे हुआ था जहाँ पर चाइनीज़ फोर्सेस ने सीधा स्टूडेंट्स को मारा था गोली चला चला करके, तो उनको प्रमोट किया था नैन्सी पेलोसी ने उस टाइम पर। तो बोला इनका तो यही एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज की देखी जाए ना बात, तो ये है कि जहाँ एक नॉर्मल सी देखने को मिल रही थी या फिर एक शांति भरा रिलेशन देखने को मिल रहा था वॉशिंगटन और बीजिंग में, वो देखो बिगड़ने वाला है, इसमें कोई डाउट अब बचा नहीं है। अब इस सारी इक्वेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं इसका दिल्ली पर क्या असर है, तो देखो ताइवान हमसे बेशक ज्योग्राफिकली डिस्टेंस पे लोकेटेड है, पर इसका मतलब इस क्राइसिस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए ये हम गलती नहीं कर सकते। जिस तरीके से चाइना आसपास में अपनी टेरिटरीज को क्लेम कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो या येलो सी की बात भी हमने कर ली, वहाँ पर भी आसपास में अपनी क्लेम करता रहता है। तो वहाँ पर चाइना अपनी एग्रेशन बार बार अगर दिखाता है तो उस केस में यूएसए का रोल वहाँ पर ऑटोमेटिकली बना हुआ है। क्यों? जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, इन तीनों कंट्रीज़ को अपनी तरफ से, मेजरली 3 कंट्रीज़ की बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि तीनों कंट्रीज़ को यूएसए ने कॉन्फिडेंस दे रखा है कि अगर चाइना आपको एग्रेशन दिखाएगा तो हम आपको डिफेंड करेंगे। अब देखो कि ताइवान पे अटैक होना, ये तो देखो चांसेस दूर दूर तक नहीं लगते, पर ताइवान के साथ में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे इसमें कोई डाउट भी नहीं बचा है। ये चीज़ हम आराम से देख सकते हैं यूक्रेन से, कि यूक्रेन जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहा था तो उसको भुगतना पड़ रहा है ना कि रशिया ने अटैक कर दिया, तो वही परिस्थितियां हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यूक्रेन को यूएसए ने कोई कमिटमेंट नहीं दे रखा था कि हाँ जी हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, पर ताइवान को डिफेंड करने की गारंटी ले रखी है अमेरिकन आर्म फोर्सेस ने, ठीक है, कि कल को ना अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी
ऑफ चाइना अगर अटैक करती है तो कल फिर डिफेंड करने के लिए अमेरिकन आर्म फोर्सेस रेडी हैं। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि ताइवान पर अगर कोई अटैक होता है चाइना की तरफ से तो ये डिफेंड करेंगे। इसके अलावा ताइवान जो है वर्ल्ड की 21st लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 21वीं इकोनॉमी है अपने आप में। छोटा सा आइलैंड कंट्री है पर देखो 21st रैंक पे आता है। ओके, इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाओ हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनमें देखो लीडिंग रोल प्ले करता है। इसके अलावा वाइटल मैरीटाइम ट्रेड, दैट मीन्स आसपास में आप देखो इधर से ताइवान स्ट्रेट थी, इधर ओपन पैसिफिक ओशन था। इंटरनेशनल ट्रेड ताइवान के आसपास से बहुत सारा होता है, जो कि जापान, साउथ कोरिया ये अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो शिप्स भी ताइवान के आसपास से ही गुजरते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जितना असर यूक्रेन वॉर की वजह से देखने को मिला है वर्ल्ड कम्युनिटी को, उससे कई गुना ज़्यादा असर देखने को मिलेगा अगर ताइवान चाइना के बीच में टेंशन्स राइज होती हैं तो। पर एक चीज़ ये भी है कि चाइना भी जल्दी से अटैक करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि इधर ये भी तो क्लियर है ना कि यूएसए ने भी तो अपनी तरफ से कमिट कर रखा है कि हाँ जी हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आमने सामने आती है यूएस और चाइना की आर्मी। अगर वहाँ पर यूक्रेन का केस ले तो वहाँ पर यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए ओपनली कोई भी कंट्री नहीं आ रहा है, ना किसी ने कमिट किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में यूक्रेन ही केवल बर्बाद हो रहा है ज़्यादा अगर देखा जाए तो, बाकी किसी कंट्री को इतना नुकसान नहीं हो रहा है। बस वो फाइनेंशियल असिस्टेंस और मिलिट्री जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनकी असिस्टेंस भले ही दे दी जाए, पर अगर देखा जाए तो सच में तो यूक्रेन को अकेले को लड़ना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को देखा जाए ना तो इसका असर ताइवान में जो क्राइसिस होगा उसका असर हमें भी कहीं ना कहीं महसूस होगा, क्योंकि चाइना फिर आसपास में कहीं और भी एस्केलेशंस क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा। ठीक है, तो ये परिस्थितियाँ अभी बन रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया भी एक नेबरहुड है, तो ऐसे में ताइवान की तरफ कोई एग्रेशन दिखाया जाए तो हम इस चीज़ को ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी हमारे साथ कल को ना नहीं होगा, क्योंकि पास्ट से हमें भी सीखना होगा कि जब तिब्बत को एनेक्स किया था तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया था, और उसका रिजल्ट ये रहा कि 1962 में फिर हमारे ऊपर अटैक किया तो कोई हमें डिफेंड करने के लिए भी तैयार नहीं था। कुल मिला के बात क्या है कि हमें हमारे पास्ट को भी समझना चाहिए कि जो पड़ोसी अपने दूसरे एरियाज में एग्रेशन दिखा रहा है वो पड़ोसी हमारे साथ में एग्रेशन ना दिखाए, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आ रही है, इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है ताइवान बिटवीन टू जाइंट्स। ठीक है, श्याम शरण जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। मुद्दा आपको पता ही है, 1992 का इंसिडेंट भी मैंने आपको बता दिया कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ था बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को खुलेआम मारा गया था, तो उनके भी पोस्टर को प्रमोट किया था। इसके अलावा यूएस जो है वो चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी यहाँ पर जो क्लेम करता है उनको भी रिजेक्ट करता है, जो ऑलरेडी हम मैप पे देख चुके हैं। तो चाइना अपनी तरफ से जो भी क्लेम करे उसको यूएस मानता नहीं है, पर फिर भी यूएसए चाइनीज सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा था। पर ये जो नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई है ना, ये आपको पता ही है बिल्कुल चेंज लाने वाली है। ठीक है, और चाइना ने इसका रिटेलिएशन कैसे दिया, अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को ऊपर एकदम ताइवान के आसपास में एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ कर दिया, और आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया नेवल शिप्स ने। वो बात ठीक है कि यूएसए ने भी अपनी तरफ से पूरा तैयारी अच्छे से कर ली थी। ठीक है, यूएसए ने भी अपने जो डिप्लॉयमेंट थी प्रॉपर वो कर ली थी, ताइवान भी रेडी हो गया था कि चलो ठीक है हम भी कोई कम नहीं है। वो बात अलग है कि चाइना की बराबरी तो नहीं कर सकता, पर फिर भी खुद की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए तो छोटे से छोटा कंट्री भी एफर्ट्स तो लगाएगा ही। देखो ताइवान की जो इंपॉर्टेंस है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स पे बेस्ड। चाइना चाहे हर एक चीज़ पर बैन लगा दे, पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ताइवान की, उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंसी है उस पर बैन बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। कारण क्या है कि चाइना को हाई टेक इंडस्ट्री चाइना की जो भी है ना, उनको जो सेमीकंडक्टर चिप्स रिक्वायर्ड होती हैं वो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसी से TSMC से ही सप्लाई होती है। और आप देखो वर्ल्ड में टॉप क्वालिटी के जो सेमीकंडक्टर चिप्स डेवलप किए जाते हैं ना, जो कि हाई लेवल पे हाई टेक्नोलॉजी लेवल पे काम किए यूज़ होते हैं, वो ताइवान से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप्स में रेलेवेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ताइवान को अगर चाइना अटैक करता भी है तो सबसे पहला टारगेट होगा इस सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को अपने हाथों में लेना। ठीक है, तब जाकर के कुछ होगा। इसके अलावा देखा जाए ना तो यूएस भी कहीं ना कहीं ताइवान पर इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के यूएस और चाइना के बीच में जो हाईटेक कंपटीशन है
उसमें ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई होंगी वहीं की कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका 20th पार्टी कांग्रेस होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, जिसमें जहाँ तक है क्लियर है कि 5 साल का एक और एक्सटेंशन मिलेगा चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को। ठीक है, और साथ में बहुत सारे ऐसे पर्सनल्स हैं जो रिटायर होंगे तो उनकी वैकेंसी भी आएगी, तो न्यू रिक्रूटमेंट्स भी करने होंगे। तो कुल मिलाकर के रिक्रूटमेंट करेगा कौन? वही शी जिनपिंग खुद ही करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर तो चेंज होने वाला है यूएसए में, चाइना में अपनी वहाँ की जो सेटलमेंट है उसमें पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो चेंज होने वाली हैं। पर दूसरी तरफ से अगर देखें तो चाइना यूएस रिलेशन में भी कड़वाहट आ चुकी है, इसमें कोई किंतु अभी बचा नहीं है। अब इसका नुकसान कौन उठाएगा वो भी हमें पता है, ताइवान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आ जाती है, ताइवान के कुछ सीरियस एक्सपर्ट्स हैं, सीरियस एनालिस्ट हैं, उन्होंने तो मना भी किया था कि भाई चाइना का मिलिट्री थ्रेट हमें है, अटैक कर सकता है चाइना। और अभी फिलहाल रशिया ने जो प्रेसिडेंट सेट किया है कि हाँ जी, जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हमारी बात नहीं मानते हैं उन पर अटैक कर दो, तो उसके चलते बोले ताइवान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में बोले ये नैन्सी पेलोसी का जो विजिट था इसको अवॉइड किया जा सकता था, पर नहीं किया, हो गया। अब देखो बात ये आती है कि यूएसए पे कितना क्या डिपेंडेंट रह सकता है ताइवान। तो इसका आंसर अभी कल परसों दे दिया यूएसए ने, क्या कि ड्रोन बेस्ड हाईली प्रिसाइज मिसाइल से अटैक करके अलकायदा लीडर एमन अल जवाहिरी को एक घर के बालकनी में घूमते हुए हिट किया, और जिसमें सीधा उस केवल घर में ही हिट किया गया है। इतनी प्रेसिजन वाली, हाई टेक्नोलॉजी वाली जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, हाई टेक्नोलॉजी हाई प्रेसिजन वाले इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है यूएस। तो यूएसए पे डिपेंडेंसी अगर है ताइवान की तो उस पर डाउट तो हम करें, थोड़ा सा इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान से तो यूएसए ने विड्रॉ कर लिया बट अभी भी नज़रें गड़ाई हुई है। दूसरी तरफ अगर ताइवान की बात करें तो चाइना और ताइवान के बीच, चाइना और यूएस के बीच की जो एक तो कहते हैं ना कि जो हीटेड डिबेट रहती है वो बहुत ज़्यादा अब हाइप ले चुकी है। ठीक है ना, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यूएस की मिलिट्री की कितनी क्या प्रेजेंस रहती है। और देखो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर जो क्वाड मेंबर्स हैं जिनमें से यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तो देखो ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप नॉन ऑफिशियल मैनर में तो मेंटेन कर ही रहे हैं, बाकी एंगेजमेंट भी अपनी अच्छे से कर रखी है ताइवान के साथ में, जितनी कि इंडिया ने नहीं कर रखी। तो इंडिया का तो देखो सीधा तो कोई रोल बनता नहीं है, पर एक थोड़ा सा हमें समझने वाली बात क्या है कि जिस तरीके से येलो सी, ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, इस एरिया में चाइना अब थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन पे करेगा, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान ये बिल्कुल अलर्ट मोड में है इस टाइम पे। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना अगर वहाँ ऑक्यूपाई करता है तो फिर इंडियन ओशियन को थोड़ा फ्री छोड़ेगा, और इस इंडियन ओशियन को फ्री छोड़ना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को राइज कर लें, मैरीटाइम प्रोफाइल इसको हम बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा अभी, और डाइवर्जन का बेनिफिट ये रहेगा कि हम हमारे खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज भी और एनर्जी प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से, क्योंकि हमारे लिए इंडियन ओशियन में हमारी डोमिनेंस बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जहाँ जहाँ भी चाइना विड्रॉ कर रहा है वहाँ वहाँ पर इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे मालदीव्स हो। ठीक है, अब इधर म्यांमार वाला मुद्दा है, उसमें थोड़ा सा अभी प्रो चाइना सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जुंटा रूल जो चल रहा है। और बांग्लादेश है वो भी देखो कहीं ना कहीं मोर और लेस आईएमएफ के पास गया ही है अभी पैसे लेने के लिए, क्योंकि क्राइसिस में बांग्लादेश की इकोनॉमी भी है। तो ऐसे में चाइना की जो एग्रेशन है ना, वो चाइना की खुद की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा डेंट पहुंचा रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में बाकी पड़ोसी जो देश हैं हमारे, वो कितना क्या चाइना पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं वो देखने वाली बात है, और दूसरा इंडिया कितनी एनर्जी अपनी डिप्लॉय करता है वो देखने वाली बात है। तो हमारे पास में एक ये पॉइंट बनता है कि हाँ जी चाइना थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, तो हम अब ज़्यादा फोकस इधर ले लें तो फ़ायदा रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्रॉप्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो दालों के लिए कहा जाता है, पल्सेस के लिए, कि ये ऑर्फन क्रॉप्स हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब कहीं पर भी मॉइस्चर की कमी रहती है, थोड़ा सा एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन बनती है, तब तो फार्मर्स रिलाई करते हैं पल्सेस पे,
और जैसे ही ये पता पड़ता है ना कि अब की बार मानसून अच्छा रहने वाला है, इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़िया डेवलप हो गई है, तो फिर वो स्विच कर जाते हैं पल्सेस को छोड़ करके हाई यील्डिंग क्रॉप्स की तरफ, जहाँ पर उनको ज़्यादा मुनाफा मिले। तो ऐसे में अभी जो करंट खरीफ सीजन चल रहा है, जिसकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें आप देखो कि सदर्न पेनिनसुला की बात करें इंडिया की, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा सरप्लस में रहा है। तो यहाँ पर जो क्रॉप है, पल्सेस की जो सोइंग है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है ओनली 2.9%। जबकि आप देखो सेम पीरियड के कंपैरिजन में, जबकि आप देखो कि जहाँ पर खरीफ क्रॉप पल्सेस जो होती हैं, जिनमें अरहर, पिजन पी जिसको बोलते हैं, उसकी जो सोइंग है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है 13.5%। और उसकी बजाय किसकी ज़्यादा बुआई हो रही है? मूंग की, जिसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, उड़द की, जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, इनकी ज़्यादा फसल होती दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि अरहर की बजाय बाकियों पे क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? देखो, अरहर जो है वो पूरा टाइम लेता है 160 से 180 दिन का, ठीक है, सोइंग के बाद में। जबकि बाकी जो पल्सेज है, मूंग, उड़द, ये कितना 60 से 90 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो ये एक तो इनका टेन्योर पीरियड, एक रेनफॉल हो गया। इसके अलावा जो इंडिया में मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन्होंने दाल की बजाय, अरहर की दाल की बजाय सोयाबीन और कॉटन की तरफ स्विच कर लिया, क्योंकि इनको ये लगा, इनके लिए ये है कि रेनफॉल अच्छा है, तो क्यों ना हम कम समय में उगने वाली जो फसल है उस पर स्विच कर जाएं। तो ये सारी परिस्थितियां शो करती है कि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दालों का ट्रेंड है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जब कभी भी रेनफॉल में वेरिएशन आता है। अब सवाल ये है कि इतना कोई चेंजेस लाने के पीछे और क्या कारण है? एक तो है एमएसपी। जो सोयाबीन है उसकी एमएसपी में अब की बार 50% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ऐसे में सोयाबीन पे स्विच कर गए महाराष्ट्र और कर्नाटका बजाय के अरहर के। दूसरा, अरहर का जो टाइम है उसके कंपैरिजन में सोयाबीन 90 से 100 दिन में मैच्योर हो रहा है। अरहर कितने में हो रहा था? 180 से 160 से 180 दिनों में। तो मैच्योरिटी पीरियड भी कम हो गया। तीसरा, कॉटन की तरफ भी स्विच कर गए। सोयाबीन और कॉटन बोला ना महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए। उसके पीछे क्या कारण है कि कॉटन में भी अभी करंट एमएसपी चल रही है 9,000 से 10,000 रुपए। तो ऐसे में अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, रेनफॉल अच्छा हो रहा है, तो इनकी प्रोडक्शन में वैसे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके अलावा मानसून अच्छा होने की वजह से आज अगर देखें तो केवल राजस्थान और एमपी, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने दालों की फसल को उगाने के लिए थोड़ा सा एरिया राइज किया है, बाकी ज़्यादातर स्टेट्स ने रिड्यूस किया है। तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है दालों के हिसाब से अगर हम नज़र डालें तो। कुल मिला के बात क्या है कि एमएसपी पॉलिसी बात आ गई, रेनफॉल, मॉनसून आ गया, पल्स का मैच्योर होना, ये टाइम पीरियड हो गया, पल्स पे खुद पे डिपेंड करता है कि हाँ वो क्रॉप कौन सी है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आ जाती है बात कि जितना जल्दी मैच्योरिटी होगी फसल की उतनी जल्दी काट ली जाएगी, और उतनी जल्दी रबी का जो विंटर स्प्रिंग सीजन शुरू होगा जिसमें वीट, मस्टर्ड, इनकी खेती होगी, तो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे में जो अरहर की खेती है वो सबसे कम हो रही है अब की बार, और फिर उसके बाद में अरहर को रिप्लेस किया गया है तो हाई यील्डिंग मूंग, उड़द, इनसे उसको रिप्लेस कर दिया गया है। और उसको भी देखें तो उसमें भी ज़्यादा फोकस फिर बाद में कर्नाटका, महाराष्ट्र, जो कि दालों में अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं, वो भी कॉटन एंड सोयाबीन की तरफ स्विच कर गए, जहाँ पर उनको यील्डिंग भी ज़्यादा मिल रही है और एमएसपी प्रॉमिस भी अच्छी है, जिससे कि उनको पैसा कमाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के हम ये चीज़ देख सकते हैं कि दालों को कितना सारा चैलेंज देखने को मिलता है, और जब सारी चीज़ें कम हो जाती हैं तब दालों की खेती होती है। जबकि हमें पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट पे डिपेंडेंट लोग हैं, तो उनके लिए प्रोटीन जो सप्लाई है वो किस पे होती है? दालों से ही होती है। दूसरी चीज़, दालों की जड़ों में अगर देखें तो राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है N2, उसको अपने हिसाब से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जो कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट खुद यूज़ कर सकता है। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उसको राइज करने के लिए पल्सेस की ज़रूरत होती है, तो वो नुकसान हो जाएगा। साथ में वेल एरिएटेड, दैट मीन्स हवा का मिक्स होना शुरू हो जाता है दाल जब उगाई जाती है ज़मीन में, ठीक है। तो मिट्टी के साथ में अच्छी खासी मिट्टी में पोरसनेस आ जाती है, तो हवा अच्छे से जा सकती है। तो ये परिस्थितियां दालें ही प्रोड्यूस कर सकती हैं जो कि फेवरेबल होती है सॉइल के लिए। पर वही चीज़ है
कि पल्स एक कॉमर्शियल क्रॉप नहीं बन पाई है हमारे यहाँ पर अभी भी, इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके अलावा एमएसपी अगर आप सही से श्योर करो दालों के लिए तो फार्मर को क्यों प्रॉब्लम आएगी? भाई सीधी सी बात है कि कम पानी में कम फर्टिलाइजर पे बिना मिट्टी को एग्जॉस्ट किए अगर अच्छा प्रोडक्शन दालें दे सकती हैं तो उन पे अगर पैसा रिटर्न अच्छा मिलने लग जाए तो फार्मर क्यों नहीं खेती करेगा? तो पॉलिसी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। दूसरी, इंपोर्ट की बात करो, हमारे यहाँ पर आप यहाँ पर देखो अरहर, उड़द और मसूर, ये 3 ऐसी दालें हैं जिन पर 0 ड्यूटी अप्लाई होती है। इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट से जो हमारे यहाँ पर ये 3 दालें आती हैं इन पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स अप्लाई नहीं कर रही है, कोई कस्टम ड्यूटी अप्लाई नहीं कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस दालें हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी प्रॉपर स्टेबल इंपोर्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। साथ में दालों की डिफरेंट वेराइटीज़ तैयार करने की ज़रूरत है जिसके चलते कम से कम टाइम में मैच्योरिटी आ सके। भाई आज के टाइम पे तो हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जीन एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को थोड़ा और एडवांसमेंट में ला करके सही टाइम पर कम इनपुट्स के साथ में प्रोडक्शन इंश्योर कर सके। तो फार्मर क्यों नहीं ग्रो करेंगे? फिर राइस, व्हीट, शुगर केन बहुत पानी खाते हैं, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो इनकी बजाय अगर छोटे किसानों को आप अट्रैक्ट करो कि भाई आप दालें उगाओ तो उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे एमएसपी हो, चाहे इंपोर्ट पॉलिसी हो या वैरायटी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये है पल्सेस का स्टेटस अभी करंटली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रेसिडेंसीज फाउंडिंग मूवमेंट। आर्टिकल को लिखा है मनीष तिवारी जी ने। इनका ये कहना है कि हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एक अपने आप में कहते हैं ना कि इलेक्शन करवा करके मेजोरिटी साबित करने के बाद में इस्टेब्लिश होने वाली सिस्टम है। तो उनको सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस क्यों नहीं बनाया, बजाय कि प्रेसिडेंट को बनाया? जबकि प्रेसिडेंट हमारे एक नॉमिनल हेड है, वैसे हेड ऑफ द स्टेट है बट वो नॉमिनल हेड है, क्योंकि एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा एड एंड एडवाइस लेने के बाद में। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 क्या कहता है, जो कि ड्राफ्ट के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था तो ड्राफ्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वही चीज़ आर्टिकल 42 के अंडर मेंशन थी। ठीक है, अभी किस में मेंशन हो? आर्टिकल 53। तो अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 53 जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के हाथों में होंगी, यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें। और आर्टिकल 53 में क्लॉज 2 ये है कि सुप्रीम कमांड जो है डिफेंस फोर्सेस की वो किसके हाथ में रहेगी? प्रेसिडेंट के हाथों में। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के हाथों में आपने पावर दे दी, प्लस आर्टिकल 74 में क्या कह दिया कि प्रेसिडेंट कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेंगे तो उस केस में उनको एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये परिस्थितियां हमारे पास में अवेलेबल है आर्टिकल 53, 53(2) और 74 के अंडर में। तो सवाल ये आता है कि जब आर्म फोर्सेस की हम बात करें तो उसमें सुप्रीम अथॉरिटी आपने बना दिया प्रेसिडेंट को, तो उसके पीछे क्या कोई डिबेट थी? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कुछ सोचा था? तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जब हम डिबेट उठा करके देखें ना तो हमें डिबेट का तो कोई कंटेक्स्ट ही नहीं मिलता है। फिर सवाल ये आता है फिर ये ऐड क्यों किया गया? प्राइम मिनिस्टर को भी तो हेड ऑफ द ऑल आर्म फोर्सेस बनाया जा सकता था, सुप्रीम कमांडर बनाया जा सकता था। देखा जाए ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन डिफाइन नहीं किया हुआ है, बस नाम है डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन का। सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होंगे आर्टिकल 53 के अंडर में, आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के अंडर में, राइट? जबकि ये डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, एक सेकेंड प्लीज, कि ये डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन है क्या। ठीक है, इसके आगे देखें आर्टिकल 42 जो कि आज के टाइम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आज के टाइम पे आर्टिकल 53 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा, और उसी टाइम पे के एम मुंशी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि देखो स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट की हम बात करें तो हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है वो हमने क्या कहें इंग्लैंड से ही देखा है। और इंग्लैंड में एक कैबिनेट जो है या फिर जो वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपनी मेजोरिटी साबित करते हैं वहाँ के लोअर हाउस में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और वहीं से अपनी फाइनेंशियल पावर्स को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, जो लोअर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसमें ही फाइनेंशियल पावर से एग्जैक्टली वही चीज़ हमने लोकसभा में अडॉप्ट की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आइडिया तो हमने वहाँ से ले लिया। फिर बात आती है कि जिस तरीके से वहाँ पर किंग काम करता है या फिर किसी और कंट्री में जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर प्रेसिडेंट काम करता है, जैसे कि कनाडा, तो वहाँ पर एड एंड एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो बोला ऐसा ही कुछ हमें भी यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में सिंबॉलिकली डिग्निटी देने की ज़रूरत है प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सारी चीज़ों पे बातचीत हो गई, पर सवाल ये था कि सुप्रीम कमांडर कैसे बनाया, इस पर तो देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं दिया था। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि क्या हमने ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है, या फिर हम हमारे आसपास के देशों की बात करें, या फिर जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं उनकी बात करें, जैसे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में आ गया था। इसका मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, जब फ्रेंच नेशनल असेंबली ने वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था। पर आज तक फ्रांस में लगभग 15 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, और उसमें भी जो सिटीजन्स के राइट्स की बात की जाती है बोलो वो भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1791 के लगभग डेवलप हो चुका था उसी से ड्रॉ किया है। इसका मतलब फ्रांस में तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, हम इससे तो नहीं कह सकते कि हाँ जी यहाँ से कुछ लिया होगा। फिर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकन सिस्टम में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट है, तो उस केस में तो उनको अथॉरिटी मिलनी थी ही। फिर हम बात करें चाइना से, देखो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर किया था 1949 में, ठीक है ना। उसके पहले वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम मोर और लेस वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता था, और 1925 में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को कंटिन्यू किया जा रहा है आज भी, ठीक है। अब देखो आप कि चाइना में कम्युनिस्ट रेजीम है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है वो ही चाइना का प्रेसिडेंट होता है, वो ही आप देख लो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड भी होता है, और वो ही सेक्रेटरी जनरल भी है। तो इस तरीके से ट्रिपल हेडेड होता है, दैट मीन्स 3 पावर्स एक साथ होती है वहाँ पर, और उन पावर्स को एक्सरसाइज करने का काम वो मिलिट्री प्रीमियर कर देता है। यहाँ पर आप देख लो डेंग जियाओपिंग और जियान जेमिन, ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं वहाँ के चाइना के जिन्होंने सिंगुलरली पोजीशन को हेल्ड किया है। दैट मीन्स कि आप देख मतलब इन 2 को छोड़ दो, ठीक है, कौन, डेंग जियाओपिंग और जियान जेमिन, इन 2 को छोड़ दो, बाकी जितने भी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो भी लीडर रहे हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी लीड किया है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और चाइना की जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसको भी चेयर किया है। बाकी ये 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल को अपॉइंट किया, अलग अलग लेवल पे काम किया, बाकियों ने सब अपने अपने हाथ में ही पावर रखी। पाकिस्तान से अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो सीधा वहाँ के आर्टिकल में आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 243(1)A, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कमांडर कौन होगा, आर्म फोर्सेस का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जब फाइनल हम देखें ना, तो हमें तो एक ही चीज़ समझ में आती है, क्या, कि हमने ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स को ही अंडरस्टैंड किया है कि जिस तरीके से वहाँ पर मोनार्क के हाथ में होता है जो आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांड, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमने भी प्रेसिडेंट के हाथों में दिया है। पर फ़र्क इतना सही है कि वहाँ पर मोनार्क भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे काम करता है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर भी आर्टिकल 474 यही कहता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के हाथ में सुप्रीम कमांडर की जो पावर है वो हमने कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्रॉ की है। तो ये कंक्लूजन अपनी तरफ से दे रहे हैं। बाकी इसके बारे में प्रॉपर डिबेट भी अपनी तरफ से राइटर जो हैं वो बता रहे हैं कि प्रॉपर डिबेट भी नहीं हुआ था। इसके आगे US रिटर्न्स टू अफगानिस्तान पाकिस्तान, देखो मुद्दा आपको पूरा पता है ही। अब सवाल क्या क्या उठ रहे हैं वो देखें। सबसे पहला सवाल तो ये है कि तालिबान को थोड़ा सा वीक बनाने के लिए पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो कहीं ना कहीं USA की सपोर्ट कर रहा है। नहीं, कैसे पता पड़ सकता है, देखो इंटेल तो मिली है ना USA को, तभी तो ड्रोन वहाँ पहुँचा है और वहाँ पर अटैक करवा दिया। तो उसमें बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो क्या कि तालिबान को थोड़ा सा अंडर प्रेशर ला करके और USA के फेवर में लाना हो, ठीक है। इससे क्या हो कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो सरदर्दी बना हुआ है पाकिस्तान की, जो कि वहाँ की आर्म फोर्सेस को लगातार परेशान करके बैठा है, तो ऐसे में पाकिस्तान USA का सपोर्ट लेना चाहता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सप्रेस करने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में तालिबान की इमेज को थोड़ा ख़राब करना ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए।
क्योंकि तालिबान अब जो है वो पाकिस्तान की इतनी सुन नहीं रहा है, और दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ में ही काम कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तालिबान पर पकड़ बनानी ज़रूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ कि अलकायदा अभी भी अफ़गानिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ, ये चीज़ भी क्लियर हो गई यहाँ से। तो ऐसी परिस्थितियों में आज यूएसए जो है वो हो सकता है कि अपने मिलिट्री फोर्सेस को उतारे या ना उतारे, वो उस पर डिपेंड है, पर अपनी तरफ से वहां पर एक अटेंशन तो पे करके रखेगा। ठीक है, एंगेजमेंट खत्म नहीं होने वाली है यूएस की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया से, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अलकायदा आज है, इसके अलावा आईएसआईएस की ब्रांच है वो भी ऑपरेट करती है अफगानिस्तान से। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से विड्रॉ यूएस 100% करे वो दूर दूर तक दिखता नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ मेजरली बताई जा रही है इसमें कि, और दूसरी अगर देखा जाए ना तो हक्कानी नेटवर्क वो जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर्मी इनके बीच में कोलैबोरेशन बातचीत करवाने की, मीडिएशन करने की पूरी कोशिश करता है, पर तहरीक तालिबान जो है टीटीपी वो अभी तक भी शांत नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। और हक्कानी नेटवर्क का रोल आपको पता ही है कि पूरा है अब की बार तालिबान का जो नया रिजीम आया है उसमें। तो कुल मिलाकर के ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ शो करती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया से यूएसए विड्रॉ कर गया जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा डिफेमेशन भी हुआ था यूएसए का। तो ऐसी परिस्थितियों में यूएसए ने जो अभी जवाहिरी को मारा है ना, तो इससे यूएसए की रेलेवेंस और यूएसए की इज्जत फिर से बनेगी कि हाँ वाकई में यूएस अभी भी बिल्कुल न्यूट्रल या फिर नलीफाई नहीं। और दूसरा हमने कल देख ही लिया था कि जिस तरीके से दोहा अकॉर्ड जो साइन हुआ था यूएस और तालिबान के बीच में, उस दोहा अकॉर्ड का भी वायलेशन हो गया कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए आप अफगानिस्तान को नहीं यूज़ होने दोगे, पर यूज़ हो रहा है, वहाँ पर टेररिस्ट वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारे लिए तो सरदर्दी ऑलरेडी थी, क्योंकि जो अल जवाहिरी था इसने अपनी तरफ से अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS इसकी भी बातें कही थी कि इंडिया में रिक्रूट करेंगे, कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट करने की बात की थी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब अल जवाहिरी के बाद में कौन सक्सीड करेगा अलकायदा को, वो भी एक इजिप्शियन ही है जिसका नाम देख लेते हैं एक बार, वो आप देख लेना, आगे कभी नाम आएगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो करंट सिनेरियो जो था वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।